हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक है स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश। इससे पहले अपना टॉपिक था, वहाँ पे चैप्टर का नाम था आवर्तबीजी पादपों में जनन, जिसके अंदर आपने पुंकेसर, साथ ही लघु बीजाणुधानी व नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये तीन चीज़ें पढ़ी थी पुंकेसर के बारे में। उसके बाद में था लघु बीजाणुधानी और उसके बाद में था उसके अंदर जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसका विकास। यहाँ पे सेकंड जो भाग आता है फ्लावर के अंदर, जो मादा जननांग वाला जो भाग होता है उसे स्त्री केसर या फिर जायांग के नाम से जाना जाता है। मादा पुष्प के अंदर जो मादा जननांग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? स्त्री केसर या फिर जायांग के नाम से जाना जाता है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो जायांग होता है ये एकांडपी या फिर बहुअंडपी होता है। जायांग किस प्रकार का होता है? एकांडपी या फिर बहुअंडपी। यहाँ पर जो बहुअंडपी अंडाशय है, इसके अंदर यदि सभी अंडप स्वतंत्र होते हैं तो उसे वियुक्ता अंडपी अंडाशय कहते हैं। यदि अंडाशय के अंदर सभी अंडप स्वतंत्र होते हैं तो इस प्रकार के जो अंडाशय है उसको किस नाम से जाना जाता है? वियुक्ता अंडपी अंडाशय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित जो अंडप है, यदि यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसे युक्ता अंडपी अंडाशय कहते हैं। देखो, जनलसा है, यदि सभी अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे अंडाशय को क्या कहेंगे? युक्ता अंडपी अंडाशय कहते हैं। ये तो है यहाँ पे स्त्री केसर का जनरल इंट्रोडक्शन। देखो, स्त्री केसर किसे कहते हैं? दूसरा नाम इसका जायांग है। पुष्प का जो मादा जननांग होता है, पुष्प का मादा जननांग, इसको स्त्री केसर या फिर जायांग के नाम से जाना जाता है। जायांग, इसके अंदर ये एकांडपी या फिर बहुअंडपी अंडाशय युक्त होता है। जो बहुअंडपी अंडाशय है, इसके अंदर यदि सभी अंडप स्वतंत्र है तो ऐसे अंडाशय को वियुक्ता अंडपी अंडाशय कहते हैं। सेकंड है, यदि अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऐसे अंडाशय को युक्ता अंडपी अंडाशय कहते हैं। तो ये तो था यहाँ पे स्त्री केसर। इसके बाद में आता है यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड। देखो, सेकंड भाग आता है इसके अंदर गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड। देखो, गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड वह संरचना होती है जिसके अंदर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश का निर्माण होता है, उस संरचना को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि ऐसी संरचना जिसके अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, उस संरचना को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब देखना, इसकी जो संरचना है, संरचना के अंदर संरचना में देखना, इसकी जो संरचना है, संरचना के कुछ भाग हैं। जैसे सबसे बाहर की ओर जो भाग होता है इसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं। इसके बाद का जो आवरण होता है उसे आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। इसके अंदर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को यहाँ पर भ्रूणकोश कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे? भ्रूणकोश कहते हैं। अब देखो ना, भ्रूणकोश के यहाँ पर भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को निभागी भाग कहते हैं, निभागी सीरा। नीचे वाला जो भाग है इसे बीजांड द्वारीय भाग कहते हैं।
इसके अतिरिक्त इसके अंदर यहाँ पर ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ऊपर की ओर उपस्थित 3 कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिमुखी कोशिकाओं से। बीच के अंदर जो कोशिका होती है इसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। बीच में उपस्थित कोशिका को किसके नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय कोशिका से। और इसके अंदर उपस्थित जो केंद्रक होते हैं उन्हें द्वितीयक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। देखो, सेंटर वाली जो कोशिका है उसे ध्रुवीय कोशिका और उपस्थित केंद्रकों को द्वितीयक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। नीचे की ओर उपस्थित जो 3 कोशिकाएं हैं इनमें साइड में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है वो तो होती है सहायक कोशिकाएं, और जो बीच वाली जो कोशिका होती है इसे अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। देखो, अंड कोशिका के दोनों ओर उपस्थित जो कोशिका होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? सहायक कोशिका। और बीच वाली कोशिका यहाँ पे अंड कोशिका कहलाती है। देखना, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, सहायक व अंड कोशिका आपस में मिलकर के अंड समुच्चय का निर्माण करती है। तो यहाँ पे बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। देखो, बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है उस समूह को किस नाम से जाना जाता है? अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये वाला जो भाग है जिसकी सहायता से यहाँ पर बीजांड जुड़ता है पुष्प से, उस भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। जिस भाग से बीजांड पुष्प से जुड़ता है या फिर अंडाशय से जुड़ता है उस भाग को क्या कहेंगे? यहाँ पर बीजांड व्रंत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक गड्ढा होता है जिस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? हाइलम के नाम से जाना जाता है। बीजांड, यहाँ पर बीजांड का जो बीजांड द्वारीय भाग है यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? यहाँ पर हाइलम कहते हैं। हाइलम और बीजांड व्रंत के बीच में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे रेफी कहते हैं। बीजांड व्रंत और हाइलम, इन दोनों के मध्य एक उभरी हुई संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहेंगे? यहाँ पर रेफी के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखना यहाँ पे कि जो गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड है इसकी संरचना। देखो, गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड की संरचना, इसके अंदर यहाँ पर बाह्य व आंतरिक आवरण होते हैं, इन्हें अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। बीजांड के चारों ओर उपस्थित जो आवरण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। जिस संरचना से बीजांड अंडाशय से जुड़ता है उस संरचना को बीजांड व्रंत कहते हैं। जिस संरचना से बीजांड अंडाशय से जुड़ता है उस संरचना को किस नाम से जाना जाता है? बीजांड व्रंत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बीजांड द्वार वाला जो भाग है यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है, इस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? हाइलम के नाम से जाना जाता है। बीजांड द्वार वाला भाग यहाँ पे एक गड्ढा उपस्थित है, उस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? हाइलम के नाम से। इसके अलावा हाइलम व बीजांड व्रंत, हाइलम और बीजांड व्रंत इनके मध्य एक उभरी हुई संरचना है, इस उभरी हुई संरचना को किस नाम से जाना जाता है? रेफी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो निभागी शिरा होता है, निभागी शिरा, यहाँ पर मृदुतकी कोशिकाएं पाई जाती है, मृदुतकी कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बीजांडकाय कहते हैं। देखो, निभागी सिरे की और मृदुतकी कोशिकाएं हैं, इन मृदुतकी कोशिकाओं को बीजांडकाय कहते हैं। सेंटर के अंदर यहाँ पर भ्रूण कोश,
या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्ब्रियो सैक। देखो मध्य के अंदर जो संरचना होती है उस संरचना को क्या कहते हैं यहाँ पे, भ्रूणकोश या फिर एम्ब्रियो सैक कहते हैं। देखो भ्रूणकोश के अंदर यहाँ पर 7 तो कोशिकाएं पाई जाती है और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। भ्रूणकोश के अंदर 7 तो कोशिकाएं पाई जाती है और 8 क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, केंद्रक पाए जाते हैं। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके अंदर ये स्थिति पाई जाती है कि भ्रूणकोश में 7 केंद्रक और 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब देखना भ्रूणकोश की जो संरचना है उसके अंदर भी यहाँ पर ऊपर की ओर जो भाग है, ऊपरी भाग, उसे निभागी शिरा कहते हैं। ऊपर की ओर जो भाग है उस सिरे को क्या कहेंगे, निभागी शिरा कहते हैं। यहाँ पर 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इन 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा मध्य की बात करोगे तो मध्य के अंदर यहाँ पर 1 कोशिका पाई जाती है और जिसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। इस ध्रुवीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। तीसरा नीचे की ओर जो भाग है, बीजांड द्वार, इसकी ओर जो कोशिकाएं हैं इन्हें अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। नीचे की ओर जो कोशिकाएं हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है, अंड समुच्चय के नाम से जाना जाता है। इस अंड समुच्चय के अंदर भी यहाँ पर पार्श्व के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं और मध्य वाली जो कोशिका होती है इसे अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। देखो इस बीजांड द्वार के अंदर, बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय उपस्थित होता है। इस अंड समुच्चय के अंदर पार्श्व के अंदर या साइड में जो कोशिकाएं होती है उन्हें सहायक कोशिकाएं और जो मध्य के अंदर कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। जब इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है तो यहाँ पे जो सहायक कोशिका है ये तो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। साथ में प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती है ये भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। देखो प्रतिमुखी कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं नष्ट हो रही है। अंड कोशिका यहाँ पे एक नर युग्मक के साथ संयोजित होकर के किसका निर्माण करती है, जाइगोट का निर्माण करती है, जो आगे जाकर के एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का विकास करती है। देखो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित है अंड समुच्चय में सहायक कोशिकाएं तो नष्ट हो रही है, जबकि एक कोशिका अंड कोशिका बच रही है। ये एक नर युग्मक के साथ में संयोजित होकर के जाइगोट का निर्माण करती है। ये जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो के अंदर परिवर्तित होता है। इसके अलावा देखना एक मध्य के अंदर ध्रुवीय कोशिका है जिसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित है, जिसके अंदर 2 केंद्रक है जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। देखो आवर्त बीजी पादपों के अंदर 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। पहली बार तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में संयोजित होता है, उसे वास्तविक निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसके अलावा दूसरा जो नर युग्मक होता है ये ध्रुवीय कोशिका के साथ में संयोजित होकर के यहाँ पर एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यहाँ पर ध्रुवीय कोशिका और दूसरे नर युग्मक के मध्य होने वाले निषेचन को द्विनिषेचन या फिर द्वितीयक निषेचन के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप बनने वाली जो संरचना है उसे एंडोस्पर्म या फिर भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। और ये जो भ्रूणपोष है विकसित होने वाले यहाँ पर भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये था यहाँ पर आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड है इसकी संरचना।
फिर आता है इसके अंदर यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, देखो गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है यहाँ पे गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को, गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन। देखो गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कहाँ पे होगा, देखो जो बीजांड काय की कोशिका होती है, बीजांड काय, इसकी कोई भी कोशिका आकार में वृद्धि करती है, जिसके अंदर आकार में वृद्धि करेगी, इसका जो जीवद्रव्य होगा ये सघन और केंद्रक बड़ा हो जाता है। देखो बीजांड काय की कोशिका आकार में वृद्धि करेगी, जिसके अंदर जीवद्रव्य सघन और केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसके पश्चात इस प्रकार से निर्मित जो कोशिका होती है इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो कोशिका होती है इसके अंदर मियोसिस होता है या फिर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये जो चारों गुरु बीजाणु होते हैं ये रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। चारों गुरु बीजाणु यहाँ पर रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब देखना इसके अंदर भी सिरे रहेंगे, एक निभागी है और दूसरा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की ओर उपस्थित जो गुरु बीजाणु है ये तो क्या हो जाएंगे, नष्ट, जबकि निभागी सिरे की ओर उपस्थित जो गुरु बीजाणु होता है ये यहाँ पे सक्रिय रहता है। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है आगे जाकर के यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। दोबारा देखना, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, गुरु बीजाणु के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसके लिए बीजांड काय की जो मृदुतक की कोशिकाएं होती है ये आकार में वृद्धि करेगी। सभी कोशिकाएं नहीं, जो यहाँ पे गुरु बीजाणु का निर्माण करती है वो कोशिका आकार के अंदर वृद्धि करती है। इस कोशिका के अंदर सघन जीवद्रव्य और केंद्रक बड़ा होता है। इसके पश्चात निर्मित जो कोशिका होगी उसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। ये जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु है रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे तो यहाँ पर निभागी सिरा और बीजांड द्वार, बीजांड द्वार सिरे की ओर उपस्थित 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक जो गुरु बीजाणु होता है ये सक्रिय रह करके भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ये संपूर्ण प्रोसेस यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन के अंदर आती है। अब देखो टॉपिक के अंदर तीसरा आता है यहाँ पे भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश का निर्माण किसके द्वारा होता है, देखना भ्रूणकोश, भ्रूणकोश या फिर इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, भ्रूणकोश या फिर एम्ब्रियो सेक। देखो भ्रूणकोश वह संरचना होती है जिसके अंदर यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद या फिर आप ये भी बोल सकते हो अंड कोशिका का निर्माण होता है। उस संरचना को क्या कहेंगे, भ्रूणकोश कहते हैं। अभी जस्ट पहले यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन के अंदर जाते हैं, 4 गुरु बीजाणु बने थे। चारों गुरु बीजाणु यहाँ पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। रेखीय क्रम में व्यवस्थित होने के पश्चात बीजांड द्वार की ओर उपस्थित जो 3 गुरु बीजाणु है ये तो क्या हो रहे थे, नष्ट। अब नष्ट होकर के क्या करेंगे,
जो सक्रिय गुरु बीजाणु बच रहा है एक, इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। सक्रिय गुरु बीजाणु किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का। देखो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित जो 3 गुरु बीजाणु है ये तो क्या हो रहे हैं? नष्ट। जबकि निभागी सिरे की ओर उपस्थित जो 1 गुरु बीजाणु है ये यहाँ पर सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगा। 3 नष्ट होने वाले गुरु बीजाणु इस सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं, जो कि आगे जाकर के यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। डायग्राम में देखना, यहाँ पे ये सक्रिय गुरु बीजाणु है। इस सक्रिय गुरु बीजाणु में यहाँ पर 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रूण कोश के अंदर 7 तो कोशिकाएं बनेगी और 8 केंद्रक निर्मित होते हैं। अब देखो प्रथम जो माइटोसिस है या फिर समसूत्री विभाजन है, उसके फलस्वरूप यहाँ पे 2 केंद्रक बनते हैं। दोनों केंद्रक एक निभागी सिरे की ओर और दूसरा बीजांड द्वार की ओर जाकर के व्यवस्थित हो जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर यहाँ पे सेकंड माइटोसिस होगा या फिर द्वितीयक समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर निभाग की ओर 2 और जो बीजांड द्वार है उसकी ओर भी 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। टोटल यहाँ पे कितने केंद्रक बन रहे हैं? 4 केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात इसके अंदर यहाँ पे थर्ड माइटोसिस या फिर तृतीय समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर निभागी और बीजांड द्वार सिरे की ओर 4 केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। अब देखो समसूत्री विभाजन की क्रिया यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे जो 4 केंद्रक बचे हैं, इनमें से एक केंद्रक निभागी सिरे से और एक बीजांड द्वार सिरे से यहाँ पर बीच वाले भाग के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। बच गए कितने? 3 केंद्रक बच गए। ये यहाँ पर ऊपर की ओर व्यवस्थित होते हैं और तीनों केंद्रक ऊपर की ओर व्यवस्थित होंगे, वो तो प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। और नीचे वाले जो 3 केंद्रक हैं ये यहाँ पर अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। देखो ऊपर वाले या फिर निभागी सिरे वाले जो केंद्रक है ये तो किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रतिमुखी कोशिकाओं का। जबकि बीजांड द्वार की ओर उपस्थित जो 3 केंद्रक है ये किसका निर्माण कर रहे हैं? अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। बीच के अंदर देखना 2 केंद्रक आते हैं। ये यहाँ पर दोनों केंद्रक एक साथ अपने चारों ओर यहाँ पर कोशिका का निर्माण कर लेते हैं या फिर सघन जो जीवद्रव्य है उसके द्वारा आच्छादित होकर के कोशिका का निर्माण करेंगे। इस कोशिका को यहाँ पर किसके नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। और जो केंद्रक होते हैं इन्हें द्वितीयक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर यहाँ पर जो भ्रूणकोश होता है उसका निर्माण होता है। इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है इसे पॉलीगोनम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? पॉलीगोनम के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखना, भ्रूणकोश या फिर एम्ब्रियो सेक 4 गुरु बीजाणु बने थे, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 गुरु बीजाणु यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। एक निभाग की ओर जो गुरु बीजाणु बचता है इसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, जो कि यहाँ पर भ्रूणकोश का परिवर्धन करता है। तो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये आकार के अंदर वृद्धि करेगा और आकार में वृद्धि करके संपूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण करता है। एक क्रम है, इसी क्रम के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण होगा। सबसे पहले यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस समसूत्री विभाजन होगा। 3 समसूत्री विभाजन है। प्रथम जो समसूत्री विभाजन है उसे 2 केंद्रक बनते हैं।
एक निभाग की ओर आ जाता है और एक बीजांड द्वार की ओर। इसके पश्चात यहाँ पर दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप निभाग की ओर 2 केंद्रक और बीजांड द्वार की ओर 2 केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। इसके पश्चात तीसरा समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण निभाग की ओर 4 केंद्रक और बीजांड द्वार की ओर 4 केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर निभाग जो सिरा है वहाँ से और एक बीजांड सिरे से एक एक केंद्रक कहाँ पे आ जाते हैं, बीच के अंदर आ जाते हैं या फिर मध्य भाग के अंदर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पे देखना, निभागी सिरे की ओर उपस्थित जो 3 केंद्रक है ये अपने चारों ओर जीवद्रव्य को संगठित करके प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जबकि बीजांड द्वार की ओर उपस्थित जो 3 केंद्रक है ये भी अपने चारों ओर जीवद्रव्य सघन जीवद्रव्य का निर्माण करके अंड समूचे का निर्माण करते हैं। बीच वाली कोशिका यहाँ पर अंड कोशिका रहेगी और जो साइड में बचती है उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा देखो, भ्रूणकोश के अंदर मध्य वाला जो भाग है वहाँ पे ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है। इसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिन्हें द्वितीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है उसे पॉलीगोनम के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका सेकंड चैप्टर था, जिसके अंदर नर और जो मादा जननांग थे उसके अंदर किस प्रकार से, जैसे नर जननांग के अंदर पुंकेसर था, मादा जननांग के अंदर स्त्रीकेसर। नर जननांग के अंदर लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, जबकि मादा जननांग के अंदर गुरु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इसके अलावा जो नर जननांग है वहाँ पे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ था और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो आपका सेकंड चैप्टर था उसके अंदर ये बताया गया है कि जो गुरु बीजाणुधानी, भ्रूणकोश, इसके अलावा लघु बीजाणुधानी और नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के बारे में बताया गया। आज के लिए इतना ही।